अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबराज चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 में केमिकल मेथड टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने जा रहे हैं। इसमें हमारी प्रोडक्ट एक एसिड है और एसिड की कंसंट्रेशन आप टाइट्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। इसकी कुछ बेसिस आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको आपको बेस कॉन्सेप्ट से लेकर इसकी जो डिटेल्स हैं वहां तक लेके जाऊं। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल मेथड टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। बड़ी सादी सी बात है। केमिकल मेथड का मतलब ये है कि आप कोई रिएजेंट, कोई केमिकल रिएक्टेंट या कोई केमिकल प्रोसेस यूज़ करते हुए, कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हुए जैसे इंडिकेटर्स हो गए या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, बेसिस हो, अगर तो एसिड बन रहा है तो बेस के ज़रिए या किसी इंडिकेटर के ज़रिए आप क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन को मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने का मतलब ये है कि आप वक्फे से थोड़े थोड़े टाइम के बाद सैंपल लेके उसमें रिएक्टेंट की प्रोडक्ट कितनी कम हो रही है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा हो रही है, ये आप मेंशन करते रहेंगे, ये आप चेक करते रहेंगे, फाइंड करते रहेंगे। तो आपने एक बात याद रखनी है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा हो रही है। इसको फाइंड करके आप रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। होगा क्या, अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाता हूँ तो वो डेफिनेटली इस ग्राफ में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के अंदर वो अपवर्ड बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाता हूँ तो वो डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही होती है। स्टूडेंट, एक बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि केमिकल मेथड में आप फाइंड करते हैं कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स कितनी रिएक्टेंट कम हो रही है या कितनी प्रोडक्ट बढ़ रही है। ठीक है, उससे आप एक ग्राफ ड्रा करेंगे, उस ग्राफ पे आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करके जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना हो, से 100 सेकंड पे दोबारा फाइंड करना चाहें तो हम वहां पे ट्रायंगल ड्रा करेंगे और स्लोप फाइंड करके उसका जो रेट है वो फाइंड कर लेंगे। हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक एस्टर CH3COO C2H5, ये एक एस्टर है। इस एस्टर की फॉर्मेशन हुई है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल से, लिहाजा इसे मैं कहूंगा इथाइल एसीटेट है। वैसे ये एस्टर ही। स्टूडेंट, ये एस्टर जब बनता है ना तो एसिड और अल्कोहल मिलकर, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर बनाते हैं, ऐसा वाटर फॉर्म करते हैं। आप चाहते हैं कि ये हाइड्रोलाइज हो जाए, यानी कि ये ब्रेक डाउन हो जाए, तो डेफिनेटली उन्हीं रिएक्टेंट्स में ब्रेक डाउन होगा जिससे ये मिलकर बना था। किससे मिलकर बना था? ये एस्टर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से, तो ये उसी में ब्रेक डाउन हो जाएगा। आप क्या करें, एक्सेस ऑफ वाटर में इसमें ऐड करें। वाटर किस में ऐड करें? एक्सेस में। और इसमें कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दें जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा। ये हाइड्रोजन आयन का मतलब ये है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाले हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे और हाइड्रोजन आयन इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। अब होता क्या है, जब आप एक्सेस ऑफ वाटर डालते हैं तो ये एस्टर जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ये ब्रेक डाउन किस तरह होता है? इसमें जो C डबल बॉन्ड O है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, वाटर का जो OH है वो इससे जुड़ जाता है और H इससे, तो क्या बन गया? हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गई। एक बनी हमारे पास CH3CO, इतना हिस्सा लिख दिया, और इसके साथ जुड़ गया OH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरी प्रोडक्ट क्या बनी? OC2H5 है ना, इसको मैं यूं लिख लेता हूं C2H5O, और इसके साथ H जुड़ गया। Now the first one is actually this one is carboxylic acid, इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो आप यूज करते हैं घर में सिरके के तौर पे, और ये है इथाइल अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल। ये फर्मेंटेशन से बन सकती है। समहाउ इन दोनों ने मिलकर एस्टर बनाया था। एस्टर को मैं एक्सेस ऑफ वाटर में डाला और कैटालाइज किया तो ये इन दोनों में कन्वर्ट हो गया। हो क्या रहा है? हो यूं रहा है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं
वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं और प्रोडक्ट में एक स्पीशीज एसिड है, इसके अलावा भी है, अल्कोहल भी है, लेकिन अभी वो मेरा कंसर्न नहीं है। मेरी एसिड जो है ना वो एक स्पीशीज है जो प्रोडक्ट में बन रही है। एसिड की कंसंट्रेशन अगर मैं फाइंड कर लूं आफ्टर सर्टेन इंटरवल, तो मैं ये चेक कर लूंगा कि कितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं या एसिड फॉर्म कर रहे हैं। वो जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे या एसिड फॉर्म कर रहे होंगे, दैट एक्चुअली नीड टू बी अंडरस्टूड इन अ वे कि उसका ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ को, डेटा को यूज करते हुए हम उस पर स्लोप ड्रा करेंगे और स्लोप से रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। रिएक्टेंट में एसिड बन रहा है, नाउ मैं क्या करूंगा, वी विल फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स। मैं क्या करूंगा, फाइंड करूंगा कंसंट्रेशन, अमाउंट, मोल पर डीएम क्यूब, जो भी है मेरे पास एसिड, अभी तो एसिटिक एसिड है ना, यहाँ एसिटिक एसिड ही मेरी मुराद है। किस तरह फाइंड करूंगा, आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स फाइंड करूंगा। से आफ्टर मैं 50 सेकंड फाइंड करता हूं। अगर आप कम भी यूज कर सकते हैं, आप ऐसा करें 50 की बजाय आप 10 सेकंड के बाद फाइंड करना शुरू कर दें एसिड की कंसंट्रेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टॉप वॉच रखनी पड़ेगी। स्टॉप वॉच रखने के बाद फॉर एग्जांपल मैं आपको, अगर यहाँ पे ये एक फ्लास्क है और फ्लास्क के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, आप क्या करें, इसमें एसिड कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको फाइंड करने के लिए पिपेट्स के जरिए, पिपेट के जरिए थोड़ी सी अमाउंट आप निकाल लें, ठीक है, थोड़ी सी अमाउंट निकाल लें, ये है पिपेट। आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट पिपेट के जरिए निकालते रहें सैंपल की। उस सैंपल की अमाउंट अगर आप निकाल लेंगे तो उसको प्रोसेस किस तरह करना है, दिस इज द क्वेश्चन। प्रोसेस करने का तरीका ये क्या है, आपने जो अमाउंट ऑफ सैंपल निकाली है, अमाउंट ऑफ सैंपल पिपेट के जरिए थोड़ी सी अमाउंट निकालनी है ना, तो उसके लिए जो आपका ये डिवाइस यूज होगी या ऑपरेटर्स का पार्ट यूज होगा वो पिपेट होगा। वो 10 सीएम क्यूब तक सैंपल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप 5 सीएम क्यूब भी कर सकते हैं, 2 सीएम क्यूब भी कर सकते हैं। वो अमाउंट ऑफ सैंपल जो एक्सट्रैक्ट किया आफ्टर सर्टेन इंटरवल, आप उसको ऐड करें 4 टाइम्स या कई गुना, जरूरी नहीं है 4 टाइम्स हो, आप उसे कई गुना यानी कि मल्टीपल टाइम्स ज्यादा आइसी कोल्ड वाटर में पास करें या उसमें मिक्स कर दें। 4 टाइम बुक ने वर्ड यूज किया हुआ, तो मे बी 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सैंपल आपने लेना है आइसी कोल्ड वाटर और उसमें ऐड कर देना। मतलब सैंपल लिया हमने, पिपेट के जरिए सैंपल लिया, ये बीकर है, इस बीकर में इस सैंपल की क्वांटिटी से 4 गुना पानी है, वो पानी आइस कोल्ड है यानी बहुत ठंडा है, आइस का मिक्सचर है। उसमें आपने ये सैंपल ऐड कर दिया, ये पिपेट के जरिए आपने सैंपल जो है इसमें ऐड कर दिया। अब जब आपने इसमें सैंपल ऐड किया, मैं पिपेट की सिंपल ट्यूब बना रहा हूँ रादर देन मैं उसकी प्रॉपर शेप बनाऊं। प्रॉपर शेप के लिए आप ऐसा करें कि आप ये देखें, ये आपके सामने पिपेट है, ये फ्लास्क है, ये आखिरी वाला बीकर है। तो ये असल में अपरेटस की ये शेप्स हैं। मैं सिंपलिसिटी के लिए आपको समझा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है ये बनाना, क्योंकि हमारे कोर्स में, लिटरेचर में, ये प्रैक्टिकल्स के अंदर जाके हम इसे प्रॉपरली ड्रा करेंगे और इसकी प्रोसीजर्स को पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए सिर्फ ये है कि हमने किया क्या। जब आप इसको सैंपल को इस 4 गुना ज्यादा मिकदार वाले आइसी वाटर में ऐड कर देंगे ना, ठंडे पानी में, बर्फ वाले पानी में, तो रिएक्शन रुक जाएगा। रिएक्शन जो हो रहा है ना उसका रेट विल
अप्रोच टू ज़ीरो। अब आप कहेंगे अप्रोच टू ज़ीरो का क्या मतलब है? अप्रोच टू ज़ीरो का मतलब ये होता है कि आपका रिएक्शन जो है वो रुक गया है। उसकी वजह क्या हुई है? मैं आपको एक वजह बताता हूँ। जब ठंडा पानी होगा ना, टेम्परेचर रिएक्शन का गिर जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू इफेक्टिव कोलिजन वो उनके पास नहीं रहेगी। लिहाजा वो क्या करेंगे, टकराना चाह कर भी, टकरा कर भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं कन्वर्ट होगी या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगी, बिकॉज इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। बट अभी हम कंज्यूम कर रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं और बना रहे हैं, प्रोड्यूस करवा रहे हैं डाटा कि आपका एसिड कितना बन रहा है। तो एसिड जितना बने आइसी कोल्ड वाटर में पास करने के बाद वो उतनी मिकदार रहेगी, वो ज्यादा नहीं होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन वही स्टॉप हो जाएगा। आपका रेट ऑफ रिएक्शन जीरो पे अप्रोच कर जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर क्या होगा? रिएक्शन स्टॉप हो गया। रिएक्शन जैसे स्टॉप हुआ, जितनी एसिड की मिकदार थी सैंपल में उतनी रहेगी। अब क्या करें? अब इसकी टाइट्रेशन करें। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपका सैंपल आइसी कोल्ड वाटर में जाके स्टॉप कर गया रिएक्शन, अप्रोच टू जीरो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी टाइट्रेशन करें। टाइट्रेशन के लिए जो इंडिकेटर यूज करना है वो है फिनोल्फ। ठीक है स्टूडेंट, इसके स्पेलिंग जरा याद कर लीजिएगा, थोड़े से आप यूं समझ लें मुश्किल है, बट समहाउ फिनोल्फथलीन ये इंडिकेटर यूज करें। टाइट्रेशन में होता क्या है, हम एसिड का बेस से रिएक्शन करवाते हैं और इंडिकेटर कलर चेंज करके बता देता है कि आपका पूरा का पूरा एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट कर गया है। जब एसिड और बेस के रिएक्शन से न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है तो इंडिकेटर आपको इन्फॉर्म कर देता है कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। आप वहां से चेक कर लेते हैं कि आपकी कितनी बेस इस्तेमाल हुई है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। वो अमाउंट चूंकि हमें पता होती है, हमने खुद बेस उसमें ऐड की होती है खास कंसंट्रेशन की, तो वो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ मोल्स हैं वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो यूज हुए हैं, वहां से हम एसिड की भी कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। आपको याद होगा M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2 वाला फार्मूला था जो हम अक्सर यूज करते थे। यानी कि हम टाइट्रेशन के जरिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और इंडिकेटर फिनोल्फथलीन यूज करते हुए हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे कि कितना एसिड है हमारे सैंपल में। अब डेफिनेट सी बात है शुरू में एसिड कम होगा। अगर हमने पहले 50 सेकंड या 10 सेकंड के बाद सैंपल लिया और उसको टाइट्रेट करके उसकी फाइंड की कंसंट्रेशन, तो वो कम आएगी। अगले 50 सेकंड के बाद, यानी कि टोटल अगर मैं 50-50 सेकंड का इंटरवल रख रहा हूँ, पहले 50 सेकंड में कम आई, अगले 50 सेकंड में ज्यादा आएगी, उससे अगले 50 सेकंड में और ज्यादा आएगी, उससे अगले 50 सेकंड में और ज्यादा आएगी। तो कंटिन्यूसली एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। क्यों? प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। अल्टीमेटली वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाएगी। अब यहाँ पे एक बात है, अगर मैंने कंसंट्रेशन की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, कंसंट्रेशन की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, तो अब मैं क्या करूं? अब मैं उसका ग्राफ बनाऊंगा टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन में। देखिए यहाँ जो कंसंट्रेशन से मेरी मुराद है ना, वो है एसिड CH3COOH। अब हम यहाँ पे टाइम लेते हैं, ऐसे आपने 0, 50 सेकेंड, 100 सेकेंड और फाइंड किया ऑनवर्ड। अब आपने क्या किया, कर्व ड्रा किया। देखिए 0 सेकेंड के ऊपर जो आपका कर्व बनेगा वो 0 की वैल्यू देगा, मीन्स जो भी वैल्यू आएगी 0 पे 0 सेकेंड आएगी। क्यों? मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, शुरू में प्रोडक्ट नहीं बनती, शुरू में रिएक्टेंट होते हैं। तो जो प्रोडक्ट का कर्व है वो 0 से स्टार्ट होगा और जो रिएक्टेंट का कर्व होता है वो पीक से, हाइट से स्टार्ट होता है, क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट तो होती ही नहीं, प्रोडक्ट तो 0 होती है। तो 0 सेकेंड पे प्रोडक्ट क्या होगी? 0। आपने सैंपल में चेक किया तो आपको वो फाइंड नहीं होगी। आफ्टर 50 सेकेंड जो आपने फाइंड की वैल्यूज 100, 150, तो उसका अगर आप ड्रा करेंगे ग्राफ तो वो इसका कर्व आएगा और ये कर्व थोड़ा सा आगे जाके स्ट्रेट हो गया है, बाद में डिस्कस करते हैं। शुरू में हुआ क्या कि ये कर्व शुरू हुआ 0 से, अल्टीमेटली आपने देखा कि ये अपवर्ड ट्रेंड है। इसका मतलब जो आपकी एसिड की कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। ये अपवर्ड ट्रेंड बता रहा है कि आपकी एसिड की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती जा रही है।
और आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल जो ग्राफ है वो आपका स्ट्रेट हो गया है। इसका मतलब ये है कि एसिड की फर्दर प्रोडक्शन होना बंद हो गई है, यानी कि इस पे जो अगर आप रेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं आएगा क्योंकि इसकी स्लोप नहीं है। अब ये जो ग्राफ हमने बनाया है इस पे हमसे 150 सेकंड पे, ये है 150 सेकंड, तो 150 सेकंड के ऊपर अगर हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे जिसे हम कहते हैं टेंजेंट। ये मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रा किया एट 150 सेकंड या वट सेकंड जिस पे आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना चाहते हैं। शुरू में यहां फाइंड करना चाहते हैं से 50 पे, तो यहां पे टेंजेंट ड्रा करेंगे। अगर आप यहां फाइंड करना है तो यहां से आप कहते हैं नहीं ये हो गया 200, 250, 300, 350 पे फाइंड करना चाहते हैं तो वो होगा टेंजेंट आपका स्ट्रेट। अब एक बात आपने याद रखनी है जो आपको काम आएगी, ये जो टेंजेंट की स्लोप है ना ये कम होती जा रही है। देखें यहां पे स्लोप ज्यादा है, यहां पे स्लोप कम है और यहां पे तो स्लोप बहुत ही कम है। ये देखें तो टेंजेंट की स्लोप का कम होना शो कर रहा है कि आपके रिएक्शन की स्पीड कम होती जा रही है। शुरू में बहुत ज्यादा है स्लोप, आखिर में वो ढलवान जो है वो कम होती जा रही है, बिल्कुल सीधा होता जा रहा है आपका जो भी टेंजेंट है जो आप ड्रा कर रहे हैं। सो टेंजेंट की जो अलाइनमेंट है वो आपको शो कर रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली स्लो डाउन होता जा रहा है। अब जब आपने टेंजेंट ड्रा कर लिया तो आप क्या करें, इसको एक कंप्लीट ट्राइंगल में चेंज कर लें। नाउ लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ कंप्लीट ट्राइंगल। आपने ये इसे कंप्लीट ट्राइंगल में चेंज कर लिया। अब स्टूडेंट मैंने ट्राइंगल में चेंज इसलिए किया ताकि मैं इसमें स्लोप फाइंड कर सकूं। दिस इज इफ ए, दिस वुड बी बी, दिस वुड बी सी, दिस इज बी। हाँ इसे कट कर देते हैं, यहां लिख लेते हैं बी। ये ए बी सी है। मैंने इस पॉइंट पे 150 पे टेंजेंट ड्रा किया और फिर उसे ट्रायंगल में कन्वर्ट किया। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब 150 सेकंड पे जो टेंजेंट ड्रा किया उसकी आप स्लोप फाइंड करें। स्लोप फाइंड करने का तरीका यह है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यू लिखें। अब ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट परपेंडिकुलर जो है ना ये असल में कंसंट्रेशन चेंज को शो कर रहा है और ये शो कर रहा है चेंज इन टाइम। ये बड़ी बना ले छोटी बना ले रिजल्ट सेम आना है, लिहाजा इसमें ना कंफ्यूज होइएगा कि मैंने ट्रायंगल इस बार बड़ी बना दी है, लास्ट लेक्चर में छोटी बनाई, या लास्ट लेक्चर में छोटी बनाई या बड़ी बना दी। ट्रायंगल के साइज से जो आपका रेट है उसको उस टाइम पे इफेक्ट नहीं होता। खैर स्लोप बना ली मैंने, स्लोप क्या बता रही है, बी सी ओवर बी ए। बी सी किसको इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन एट दैट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन एट दैट पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड बाय बी ए, चेंज इन टाइम। अब स्टूडेंट जो असल चीज है ना वो ये है कि चेंज इन कंसंट्रेशन की वैल्यू तो आपको यहाँ स्केल से पता लग जाएगी। फॉर एग्जांपल ये है 0.01, 0.02, 0.03 और यहाँ तक आके होगी 0.1। तो आपकी ये जो लाइन यहाँ पे इसके साथ ये दो पॉइंट्स के दरमियान आपका ये बन रहा है बी और सी, तो इसकी जो डिफरेंस होगा वो बी और सी की वैल्यू होगी। वो आप ऐसा करेंगे यहाँ पे इनपुट कर देंगे और चेंज इन टाइम जो होगा वो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक होगा, उसका आप फर्क फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से स्लोप निकलेगी। ये स्लोप क्या इंडिकेट करेगी, ये स्लोप इंडिकेट करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों, इट इज एक्चुअली चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम टेकन फॉर दैट कंसंट्रेशन चेंज वो होता है, और वो तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। वैसे जनरली अगर आप देखें तो ये वाली जो पहली स्लोप है वो यूं है, ये वाली दूसरी स्लोप जो है वो यूं है। अगर मैं यार ये इस पॉइंट पे बनाऊंगा स्लोप तो तकरीबन सीधी आएगी। ये स्लोप बहुत ज्यादा है, ये उससे कम है, ये बहुत कम है और ये तो स्ट्रेट लाइन है।
यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, हाई, एज कंपेयर टू दिस। और यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो आप यूँ समझे खत्म हो गया है, वो अप्रोचेस टू जीरो है, यानी कि रिएक्शन बंद हो गया, स्टॉप हो गया, आपकी वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? चेंज इन कंसंट्रेशन ही नहीं हो रही। चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम टेकन से आप चेंज इन कंसंट्रेशन कहते हैं कि हुई है जीरो, तो जीरो टाइम टेकन है 100 सेकेंड, तो रिजल्ट क्या आया? जीरो। सो इसका मतलब ये है कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जीरो पे पहुंच जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि आपका रिएक्शन तो अब फर्दर प्रोडक्ट बनाना या प्रोड्यूस करना खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप दूसरा सवाल ये करते हैं कि जब हम ग्राफ ड्रा कर रहे थे तो हमने लिया था प्रोडक्ट और उसका ग्राफ बना था अपवर्ड, अगर हम रिएक्टेंट लेते तो उसका ग्राफ कैसे बनता? स्टूडेंट देखिए, जो रिएक्टेंट का ग्राफ बनता वो बनता डाउनवर्ड। उसकी वजह क्या है? रिएक्टेंट का ग्राफ डाउनवर्ड बनने की वजह क्या है? ये आगे जाके कनेक्ट हो जाएगा इस एक्सिस के साथ। उसकी वजह क्या है कि ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, रिएक्टेंट कम हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट बढ़ रहे होते हैं। सो आप हरगिज नहीं कह सकते कि जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं या रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। रिएक्टेंट जो है वो आपके कम हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट बढ़ रहे होते हैं, लिहाजा उनका ट्रेंड अपवर्ड होता है। इनका रिएक्टेंट का ट्रेंड डिक्रीजिंग होता है, इनका इंक्रीजिंग होता है। इसका भी जो ग्राफ है वो अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, आगे जाके वो जीरो को टच कर जाएगा, क्योंकि अगर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। खैर अभी हम जरा इसको देखें। जो 150 पे मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रा किया था, अगर मैं यहाँ भी 150 पे ड्रा करूंगा तो वही रेट ऑफ रिएक्शन आएगा जो यहाँ आया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन आता है, अज्यूम कर लेते हैं 2.5 10⁻⁴। तो यहाँ भी जो आपकी प्रोडक्ट का ग्राफ है उसमें जो वैल्यू आई है वो रिएक्टेंट के ग्राफ, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है ना, उसमें भी 150 सेकंड पे 2.5 10⁻⁴ ही आएगी। स्टूडेंट लास्ट बात जो हमें समझने की जरूरी है वो ये कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर आप इसे गौर से देखें आप कहेंगे इसमें दो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, तो कैसे ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया? असल में वाटर इसमें एक्सेस में है। जो चीज एक्सेस में होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। केमिकल रिएक्शन में जो चीज एक्सेस होगी उसकी केमिकल रिएक्टिविटी में वैल्यू नहीं रहती, वो रेट ऑफ रिएक्शन में हिस्सा नहीं डालता। हम अज्यूम करते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई हिस्सेदार नहीं है, लिहाजा इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो जीरो होगा, यानी कि R इज इक्वल टू के एस्टर। अब मैंने इधर वाटर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इट ओनली डिपेंड्स अपॉन एस्टर, ये बहुत ज्यादा एक्सेस में है, लिहाजा मैं इसको ऐड नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स इस पूरे टॉपिक के अंदर तीन चीजें याद रखिएगा। केमिकल मेथड में आप टाइट्रेशन भी यूज कर सकते हैं, और भी खैर केमिकल मेथड होते हैं, इंडिकेटर्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किए जा सकते हैं। अभी चूंकि हमारा एसिड फॉर्म हो रहा था लिहाजा हमने टाइट्रेशन का मेथड यूज किया। इंडिकेटर के स्पेलिंग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने आपको स्लोप एनालिसिस भी बताया है, और ग्राफ हरगिज गलत ना बनाइएगा। जो आपकी प्रोडक्ट है उसका इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है, जो रिएक्टेंट है उसका डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है। सो हमें इस चीज को समझना होगा कि हमारा जो ग्राफ है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अल्टीमेटली उसी की स्लोप हमें बताती है कि हमारा डाटा जो हमारे पास आया है वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या शो कर रहा है। शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है और एंड पे डेड हो जाता है। सेम इट इज इंडिकेटेड बाय मल्टीपल टेंजेंट्स व्हिच वी हैव ड्रॉन। इसमें भी यही होगा। तो लिहाजा अभी मैं बस चूंकि एसिड बन रहा था उसकी टाइट्रेशन से कंसंट्रेशन फाइंड की जा सकती थी, लिहाजा हमने इसे फाइंड कर लिया। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।